नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जहानाबाद जिले में रिमोट के माध्यम से शिलापट अनावरण कर विभिन्न विभागों के अंतर्गत 57 करोड़ 14 लाख 59 हजार रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 65 करोड़ 62 लाख 4 हजार रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पटना से जहानाबाद जाने के क्रम में सरिस्ताबाद गांव के पास NH 30 और नाथुपुर गांव के पास NH 83 को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पटना गया डोभी लिंक पथ का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पटना गया डोभी NH 83 पर अवस्थित जहानाबाद में निर्माणाधीन ROB का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कनौदी गांव के पास NH 83 पर ही आयोजित समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पटना गया डोभी पथ के निर्माण कार्य के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जहानाबाद के कल्पा ग्राम में नवनिर्मित कल्पा पंचायत सरकार भवन का फीता काटकर और शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। पंचायत सरकार भवन परिसर में ही आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से विभिन्न विभागों की कई योजनाओं का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नेहरू पथ स्थित दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी दी। उन्होंने मजार पर चादर पोशी की और फूल चढ़ाए। इस अवसर पर इमाम मौलाना अजमतुल्लाह रहमानी ने मुख्यमंत्री को राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए दुआ कराई। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के बीच आपसी मेलजोल, भाईचारा और सद्भाव के रिश्तों को मजबूत किए जाने की भी दुआ की। दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के प्रबंधन समिति की तरफ से मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। आज बिहार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं के लिए अवसर बढ़े हैं। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में राज्य के सभी 38 जिलों के लिए 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित और संचालित हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़, पाटलिपुत्र, पटना में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 के परिसर से संचालित होता है। इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किए जाने के लिए सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि 171.90 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राशि 105.94 करोड़ और सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि 81.48 करोड़ रुपए, तो वहीं वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राशि 103.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के बाढ़ से प्रभावित जिलों के निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देश के अनुपालन में इस वर्ष खरीफ मौसम में सितंबर में गंगा किनारे वाले जिलों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण पंचायतवार फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश सभी जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों को दिया गया है। पंचायतवार खाद्यान्न फसलों के साथ साथ बागवानी फसलों जैसे
मौसमी फल और सब्जियों की क्षति का आकलन कर अगले 24 घंटे में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सचिव कृषि विभाग द्वारा आज मुख्यालय के सभी वरीय पदाधिकारियों, प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक और जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ नदियों से अत्यधिक पानी बढ़ने से फसल नुकसान की समीक्षा की गई। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसानों के खेतों में जाकर फसल क्षति का आकलन करें और किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को न केवल खड़ी फसल के नुकसान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि अगली फसल लगाने के लिए भी विभाग मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए विभागीय स्तर पर किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए कृषि भवन मीठापुर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष 7 दिन 24 घंटे कार्यरत रहेगा, जिस पर फसल क्षति संबंधित सूचना भी प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह को वरीय नोडल पदाधिकारी और सुशील कुमार संयुक्त निदेशक को प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इनकी देखरेख में कार्य किया जाएगा। सचिव कृषि ने कहा कि राज्य में नदियों में जलस्तर बढ़ने से प्रभावित जिलों के कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द की गई है तथा इन्हें क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर किसानों को मदद पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी कहर बरपा रही है। इसकी चपेट में कई गांव आ चुके हैं। लाखों लोग सुरक्षित ठिकानों पर जैसे तैसे पलायन करने को मजबूर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से न सिर्फ एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है, बल्कि पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। यह हाल बेगूसराय के नगर निगम क्षेत्र के रामदीरी वार्ड नंबर 17 का है। हालात ऐसे हैं कि कई कई दिनों से भूख से बिलखते लोग अपने बाल बच्चों के साथ कहीं पैदल तो कहीं तैर कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो घर की छत पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि वो कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बाढ़ से उत्पन्न इस हालत को स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि सरकार तक पहुंचाकर आम लोगों को राहत दिलाई जाए। हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ तबाही का मंजर भी लाती है। वहीं तबाही के इस मंजर में न जाने कितने आशियाने उजड़ जाते हैं तो कईयों की जिंदगी खत्म हो जाती है। जिला प्रशासन का कहना है कि गंगा में जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। इस कारण गंगा से सटे गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। डीएम तुषार सिंगला खुद बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ित के लिए सरकारी सुविधाएं होती हैं, उसे उपलब्ध कराने का लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। इधर यदि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा और नगर निगम क्षेत्र के रामदीरी गांव की बात करें तो इन दोनों यहाँ पे कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां गंगा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से पूरे गांव का इलाका जलमग्न हो चुका है। जिला मुख्यालय और गांवों को जोड़ने वाली तमाम सड़कें जलमग्न हैं, जिससे आवागमन भी एक बड़ी समस्या बन गई है। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। उनके घरों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, पिछले 7 दिनों से उनके घर में चूल्हा भी नहीं जल पाया है। इसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि इसके खतरे को भांपते हुए लोग जैसे तैसे पलायन कर रहे हैं। बारहवीं क्लास के रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई करने के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का एक मामला सामने आया है। यह मामला औरंगाबाद जिले के राजकीयकृत इंटर विद्यालय कुटुंबा का है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्यालय प्रबंधन खुलेआम रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई करने के नाम पर सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा पैसे ले रहा है। शनिवार को रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे एक छात्र ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर 565 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए 515 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। 12वीं क्लास के छात्र ने बताया कि जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरने का 1480 रुपया लिया जा रहा है। सरकार ने इसे 1430 बताया है। वहीं SC/ST कैटेगरी में 1220 रुपए लिए जा रहे हैं।
जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद 260 रुपये की राशि अलग से ली जा रही है। सरकार ने 1170 रुपये ही राशि बताई है। छात्रों ने कहा कि सभी बच्चों से ज़्यादा राशि ली जा रही है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा रिजल्ट में गड़बड़ी किए जाने के भय से पैसों का भुगतान छात्र कर रहे हैं। इधर मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकिशोर ने बताया कि 4 पन्नों का फॉर्म है, जिसे प्रिंट और स्कैन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना है। विद्यालय में ऑनलाइन करने की सुविधा नहीं है, इसलिए छात्रों से 50 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। विदित होगी, सरकार ने ऑनलाइन चार्ज जोड़कर भुगतान राशि निर्धारित की है। शैक्षणिक कार्यकाल में प्रधानाचार्य रामकिशोर के ऊपर वित्तीय अनियमितता और नैतिक अधर्मता के गंभीर आरोप प्रमाणित हो चुके हैं, जिसके कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका स्थानांतरण राजकीयकृत इंटर विद्यालय कुटुंबा में किया गया था। और अब झारखंड की खबरों का रुख करेंगे, जहां मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में झारखंड के कुड़मी समुदाय का सांसद केंद्रीय मंत्री बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शनिवार को झारखंड दौरे के दौरान दिए गए इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मुखर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव से पहले एक समुदाय विशेष का वोट पाने के लिए दिया गया यह जातीय प्रलोभन इसे करार दिया है। अब झामुमो इस मुद्दे को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष ले जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब बीजेपी के लोग धर्म को छोड़कर जाति पर आ गए हैं। अब कहने लगे हैं कि कुड़मी जाति को केंद्र में मंत्री बनाएंगे। अगर उन्हें यही करना था तो पहले ही विद्युत वरण महतो या चंद्र प्रकाश चौधरी में से किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया। दरअसल चुनावी हार का सामना नहीं करना चाहते वे और अब इसे अपने सामने देखकर अब धर्म की राजनीति के बजाय अब वह जाति की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता से संवाद कर रही है। इस परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों में बीजेपी के नामी चेहरे शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में परिवर्तन यात्रा 24 सितंबर को बोकारो पहुंचने वाली है। बोकारो विधानसभा के सेक्टर 1 स्थित HSCL मैदान में झारखंड प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां अपना संबोधन देंगे। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम में बोकारो विधानसभा से हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने किया है। उनका कहना है कि झारखंड सरकार के कारनामों को शिवराज सिंह चौहान लोगों को बताने का काम करेंगे और इस सभा के बाद झारखंड में परिवर्तन शुरू होगी, राज्य में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। झारखंड में JSSC और CGL एग्जाम के दौरान राज्य सरकार के द्वारा पेपर लीक किए जाने वाले मामले को रोकने के लिए 2 दिनों तक इंटरनेट को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो सभी को जेल के अंदर डाला जाएगा। वहीं बेरमो के मकौली चौक पर दीपक महतो के नेतृत्व में विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी और महाप्रबंधक रंजन सिन्हा मौजूद रहे। विनोद बिहारी महतो पढ़ो और लड़ो का नारा देकर अमर हो गए। 4 फरवरी 1973 को अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिलकर गठन किया था। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य की घोषणा की। इस कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए ढोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक रंजन सिन्हा ने कहा कि पढ़ो और लड़ो का नारा देने के साथ सामाजिक कुरीतियों के अलावा महाजनी शोषण का भी तीव्र विरोध कर विनोद बिहारी ने लोगों के साथ आंदोलन चलाया। यही कारण है कि धनबाद और इसके आसपास जिलों के ग्रामीण जागरूक हुए।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता परीक्षा 22 सितंबर को संपन्न हुई। परीक्षा संपन्न होने के बाद देवघर जिले में परीक्षा के आयोजन को लेकर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवघर जिले के 44 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। 21 सितंबर की तुलना में 22 सितंबर को 2 गुना से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि देवघर में 21 सितंबर को करीब 28% परीक्षार्थी पहुंचे, 22 सितंबर को 69% परीक्षार्थी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा करवाया गया। झारखंड सामान्य स्नातक स्तर योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को कदाचार से मुक्त रखने के लिए पूरे जिले में चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। अस्थायी नियंत्रण कक्ष थे। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए। चारों तरफ परीक्षा केंद्रों के अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए थे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अब जोरों पर है। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सदस्य बनाने का जिम्मा पार्टी ने दे रखा है और जिम्मेदारी समझकर सभी बेहतर काम भी कर रहे हैं। ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का। उन्होंने एपीएन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के 15 दिनों के पखवाड़े में सेवा करने में तल्लीन है, उसी में सदस्यता को भी जोड़ दिया गया है। प्रदेश से लेकर बूथ तक सभी जुटे हुए हैं। सदस्य बनाने का मकसद है। सबका साथ सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ बीजेपी चल रही है। ये मूल मंत्र मोदी जी का भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने निगम मंडल नियुक्ति और मंत्री बनाने पर कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। हमने जो बातें चुनाव के समय कही थी उन पर हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव स्वय का सुशासन चल रहा है। निगम मंडल की नियुक्ति मुख्यमंत्री का स्वेच्छाधिकार है। बीजेपी में सभी लोग सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं। समय आने पर नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, रायपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर हर रोज स्वच्छता जागरूकता अभियान वार्डों में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। सभी उपस्थित लोगों द्वारा सामूहिक शपथ भी ली गई। जोन नंबर 6 में स्वास्थ्य विभाग और निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सफाई मित्रों की सहायता से नरैया तालाब की सफाई करके जन जन को स्वच्छता का सकारात्मक संदेश दिया। जोन 7 में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद वार्ड नंबर 39 के तहत करबला तालाब में सफाई श्रमदान से करवाकर स्वच्छता कायम की गई। निगम जोन 5 में स्वास्थ्य विभाग की टीम सफाई मित्रों की सहायता से सफाई करती नजर आई। और राजनांदगांव में मोखला में नदी किनारे पिकनिक मनाना 2 बच्चों पर भारी पड़ गया। दोनों बच्चे नदी की तेज धार में बह गए। दरअसल पिकनिक मनाने गए लखोली के कुछ बच्चे नदी में नहाने उतरे थे, जिसमें से एक 12 वर्ष और एक 16 वर्ष का किशोर था। ये दोनों डूब गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। राजनांदगांव की होमगार्ड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद डूबे हुए बच्चों को बाहर निकाला गया। फिर पुलिस ने मृत बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेज दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से। एमपी के जबलपुर हाईकोर्ट में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ रुपए के मानहानि का केस दायर किया है। इस मामले में सुनवाई भी हुई। तनखा ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी के दौरान
अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल वहां से जबलपुर पहुंचे। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।